हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एलएस कपलिंग। और जो मैं डिस्कशन दूंगा इसमें एलएस कपलिंग के सिलेक्शन रूल पे और साथ साथ डिस्कस करूंगा कि एलएस कपलिंग से क्वेश्चंस क्या आते हैं। तो पीछे जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा था उसमें बता रहा था कि एलएस कपलिंग बेसिकली होती क्या है, और उसमें बता रहा था कि जब दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पिन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर हमारे दो स्टेट्स हैं, वेरियस स्टेट हैं, उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। ये भी डिस्कस कर रहा था कि स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन कैसे एवेल्यूट करते हैं, और रीजन भी दिया था मैंने कि स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शंस पिक्चर में कैसे आता है। ये सब चीज़ें मैं कंसेप्चुअली इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो पे जाने वाले सभी स्टूडेंटों को मेरा सजेशन ये भी है कि इससे पहली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसी का ये पार्ट है। और इसमें सबसे पहले मैं जो शुरू कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सिलेक्शन रूल, और बताता हूँ सिलेक्शन रूल क्यों पिक्चर में आते हैं। एक चीज़ सबसे जो महत्वपूर्ण आती है, और कॉम्पिटिटिव दुनिया के सभी स्टूडेंटों को मेरा सजेशन भी है कि सिलेक्शन रूल बहुत अच्छे से करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव दुनिया में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो एक जीमान इफेक्ट इस टॉपिक में और एक दूसरा सिलेक्शन रूल। तो पहले भी मैंने कहा है कुछ वीडियो में कि सिलेक्शन रूल पर मैंने एक वीडियो दी, काफ़ी पॉपुलर है, पूरे इंडिया में काफ़ी बच्चों ने उसे अप्रिशिएट भी किया है और काफ़ी देखी जा रही है। तो सिलेक्शन रूल पर मैंने एक सेपरेट वीडियो दी जिसमें मैंने सारे सिलेक्शन रूल कवर करने का प्रयास किया है। तो इसमें जो सिलेक्शन रूल हैं वो मैं बताता हूँ। पहला सिलेक्शन रूल डिस्कस कर रहा हूँ। सिलेक्शन रूल्स जो होते हैं और क्यों आते हैं पिक्चर में, ये भी डिस्कस करूँगा कि सिलेक्शन रूल क्यों पिक्चर में आते हैं, क्या उनका कारण होता है, ये सब चीज़ डिस्कस करता हूँ। तो सिलेक्शन रूल में पहला सिलेक्शन रूल जो इसमें आता है वो आता है हमारा टेलएस इक्वल टू 0। डेलएस 0 का मतलब ये है कि जब भी ट्रांजिशंस होंगे सिंगलेट का सिंगलेट में, ट्रिपलेट का ट्रिपलेट में, और डबलेट का डबलेट में ट्रांजिशन होगा। एक एक एग्जाम्पल भी समझाऊंगा और ये भी मैं बताता हूं कि ऐसा होता क्यों। एक बहुत ही फेवरेट लाइन मैंने लगातार बोली है अपने सभी लेक्चरों में, मेरा शायद ही कोई लेक्चर ऐसा जाता जिसमें मैं ये चीज़ नहीं बोलता कि दुनिया की जितनी भी प्रोसेस होती हैं सब स्टेबलाइज होने के लिए प्रयासरत हैं। और दूसरा प्रयास है वो है कि स्टेबिलिटी भी मिनिमम समय में मिले। सिस्टम स्टेबल तो हो ही। दुनिया के जितने भी ट्रांजिशन होते हैं, हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो एनालिसिस बताता है वो ये बताता है कि स्पेक्ट्रम ये बता रहे होते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला जाता है, और संभावना ये होती है कि कैसे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं कि एक ट्रांजिशन होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन का, केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। वो ट्रांजिशन सबसे जी होते हैं अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो ऊपर की एनर्जी स्टेट में। जैसे हम सबसे सिंपलेस्ट केस जो मानते हैं वो हाइड्रोजन एटम का मानते हैं। आपके माइंड में आना चाहिए भाई हाइड्रोजन एटम का सिंपलेस्ट केस क्यों मानते हैं, तो आपको पता चलेगा वो सबसे सिंपलेस्ट इसलिए माना जाता है कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो एक ही इलेक्ट्रॉन ऊपर की एनर्जी स्टेट में जाएगा, ऊपर की एनर्जी स्टेट में रहेगा, उसके बाद में क्या होगा, वो स्टेट्स जो होंगी वो बेसिकली अनस्टेबल होती हैं क्योंकि वो हायर एनर्जी स्टेट होती हैं। अब वो फिजिक्स में उसे तरह तरीका से हम चीज़ों को कह रहे होते हैं, जैसे कह रहे होते हैं कि पार्टिकल सदा उन स्टेटों में रहना चाहता है जहां एनर्जी कम हो। तो रीजन उसका भी यही होता है कि एनर्जी कम में इसलिए रहना चाहता है, वहां स्टेबिलिटी ज़्यादा है। आपने क्या किया, पर्टर्बेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को नीचे की एनर्जी स्टेट से ऊपर पहुंचा दिया। अब वो ऊपर चला तो गया, तो वो अपनी इच्छा से नहीं गया, जबरदस्ती भेजा, पर्टर्ब करके फोटोन डाल दिए, फोटोनों से भेज दिया। वो इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो कई बार तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ऊपर गए थे उन्हीं को इमिट कर देते हैं, और कई बार उससे एक्स्ट्रा जो फोटॉन्स हैं वो भी इमिट होते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के। मैंने समझाया था, लाइमन बाम्बर पार्शियल ब्रैकेट फंक्शन सीरीज समझाई थी, वहाँ सब चीज़ डिस्कस की थी। फिर जब हम अगला केस लेकर चलते हैं तो हमारा अगला केस जो बनता है हाइड्रोजन के बाद वो स्पेक्ट्रम में बनता है हीलियम स्पेक्ट्रम। आप कहेंगे सर हीलियम स्पेक्ट्रम क्यों बनेगा? भाई सबसे पहले सिंपलेस्ट वो होगा जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। फिर दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस ये बनेगा जब दो इलेक्ट्रॉन हो। अब जब दो इलेक्ट्रॉन हो और आपने फोटोन के बीम को डालना शुरू किया उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, तो वो अपनी उन स्टेटों को छोड़कर जहां वो ग्राउंड स्टेट में थे ऊपर की एनर्जी स्टेटों में जाएंगे। अब उनमें दो पॉसिबल केस बनेंगे, उनकी स्पिन क्या होंगी। सबसे सिंपलेस्ट केस ये होगा कि उनकी स्पिन जो होंगी वो या तो सिंगलेट होगी, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन रखे दूसरा ऐसे रखे। तो उनकी अगर तुम ऐसा केस बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन रख रहा है दूसरा ऐसे रख रहा है, नेट स्पिन लोगे तो 0 आ जाएगी।
क्योंकि एक की स्पिन हाफ है, एक की माइनस हाफ हो गई। नेट केस ये हो गया कि एस बराबर 0 बना। एक पॉसिबल केस तो ये बना। दूसरा पॉसिबल केस क्या है? दूसरा पॉसिबल केस है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर की तरफ स्पिन रखें, तब कहते हैं उनकी स्पिन अगर ऐसे हैं तो उनको कह रहे होते हैं एंटी पैरेलल स्पिन, और अगर ऐसे जाते हैं दोनों एक ही दिशा में तो उनको कहते हैं पैरेलल स्पिन। तो पैरेलल स्पिन में क्या होता है कि स्पिन सीधी ऐड हो जाती हैं, हाफ प्लस हाफ। तो हाफ प्लस हाफ का जो मतलब हुआ नेट स्पिन उसकी 1 हो गई। और जब हम मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो मल्टीप्लिसिटी सदा 2s+1 होती है। तो मल्टीप्लिसिटी उस केस के अंदर 3 आ जाएगी। जब हमारी नेट स्पिन 1 थी तो 2s+1 की वैल्यू 3 आ गई। उन स्टेटों को हम कहते हैं ट्रिप्लेट स्टेट। तो देखो केस कैसे बने, ट्रिपलेट केस ऐसे बने कि एक केस तो हमारा स्पिन हाफ का बन सकता है, ये बनेगा केवल और केवल कब? जब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। एक कैसा बन सकता है? जब हमारी स्पिन 1 हो। एक कैसा केस बन सकता है? एक ऐसा, इससे भी पहला एक केस बन सकता है जहां स्पिन 0 हो। कैसे लेके चलोगे? अगर तुमसे कहा जाए कि सर इनके केसेस समझाओ, मैं थोड़ा डिटेल इलैबोरेट करूंगा। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मेरा मन करता है कि थोड़ा डीप में जाऊं कि जहां तक तुम फिजिक्स को सोचने का भी प्रयास करो कि कैसे इलैबोरेट होती है। तो यहाँ पे क्या है कि सिंगल, अगर S0 हमें लेना है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ है, तो स्पिन 0 कभी सिंगल इलेक्ट्रॉन से आप अचीव नहीं कर सकते, कभी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो, अगर आप स्पिन को 0 करना चाहते हैं कि स्पिन 0 हो, तो एटलीस्ट आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। तो क्या होगा उसमें भी स्पिन में क्या हो कि अगर एक स्पिन अपवर्ड्स जा रही है, दूसरी नीचे की तरफ आए। अब यहां पे ये केस स्पिन 0 का केस बन गया, हाफ इधर स्पिन थी, पैरेलल और एंटी पैरेलल। स्पिन अगर हमारी पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो पैरेलल और एंटी पैरेलल में यही होता है कि पैरेलल की स्पिन अगर हम हाफ लें तो एंटी पैरेलल की अपने आप ही माइनस हाफ होगी और नेट स्पिन हमारी जुड़ती हैं, वेक्टर एडिशन होता है, तो यहाँ स्पिन हमारी 0 आ जाएगी। ये केस बन गया। स्पिन हाफ का केस अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉनों से आप स्पिन हाफ नहीं बना सकते। यू डोंट हैव चॉइस, आपके पास कोई चॉइस नहीं कि आप 2 इलेक्ट्रॉनों से स्पिन क्या बना लो। इस केस को जो हम कह रहे होते हैं, इस केस को कहते हैं सिंगलेट केस। इस केस को जो हम कह के चलते हैं वो होता है हमारा डबलेट, और ये हमारा ट्रिपलेट। इसमें हमसे कहा जाए सर सिंप्लीफाई करके बता दो, तो एक सिंपल इलेक्ट्रॉन दिखा दो, स्पिन हाफ हो गई। अब हमारे पास तीसरा केस है स्पिन 1 का। तो स्पिन 1 का केस कैसा होगा? जहां पे इलेक्ट्रॉनों की स्पिन दोनों एक ही दिशा में जाए, हाफ स्पिन इसकी, हाफ स्पिन इसकी, और नेट स्पिन कैसी हो गई? 1 हो गई। अब ये सिलेक्शन रूल कहता क्या है? सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जब हम ट्रांजिशन समझाएं तो ट्रांजिशन समझाते समय हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण ट्रांजिशन होते हैं, कई बार तो प्रॉब्लम्स हम देखेंगे इसी से सॉल्व हो जाती हैं। जैसे वो कहता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन 3p स्टेट में है। लेट अस से देयर इज ए इलेक्ट्रॉन जो कहां पे 3p स्टेट में। अब 3p स्टेट से वो ट्रांजिशन कहां कहां कर सकता है, इस स्टेट से कहां आ सकता है? क्या कहते हैं सिलेक्शन रूल? सिलेक्शन रूल ये कहते हैं एन कभी भी तय नहीं करता, एन आर्बिट्री तौर से कुछ भी बदल सकता है। एन कहां आता है, कहां लिखा जाता है? एन लिखा जाता है यहां। एक चीज सदा याद रखना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जैसे हमारे पास कोई हम स्टेट दिखा रहे हैं, एक्स स्टेट हमने दिखाई, यहां पे जब भी हम वैल्यू लेंगे वो 2s+1 की वैल्यू होगी ऊपर। ऑलवेज जो ऊपर लिखा जाता है वो 2s+1 एस स्पिन है। नीचे यहां पे क्या लिखा जाता है? यहां सदा लिखा जाता है जे, स्मॉल जे, जो किसका फंक्शन होता है? और एल और एस का। और ये एक्स जो स्टेट होती है, उस एक्स की जगह पे हमारा हो सकता है एस, पी, डी, एफ, जी एंड सो ऑन। इस तरीका से हम इसे शो करते हैं। यहां पे लिखी जाती है ऊपर, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। ये स्टेट बताती है कि पार्टिकल जो है वो एस स्टेट में है, पी में है, डी में है, एफ में है, वो एक्स से होता है, और यहां नीचे जे लिखा होता है। कभी डाउट में नहीं रहना है।
अब इस सिलेक्शन रूल को मैं एलोबरेट कर रहा हूं तो क्या कहना चाहता हूं कि यहां सिलेक्शन रूल कैसे हमें चेक करने, उसको हमें देखना है कि कैसे चेक करते हैं, और ये भी जानना है कि सिलेक्शन रूल होते क्यों, आखिर ऐसा होता क्यों, ये भी जानेंगे। ऐसा नहीं है बुक नहीं लिखती, लेकिन मैं एलोबरेट करके तुम्हें समझाऊंगा कि ऐसा इसलिए होता है। तो जैसे हमारे पास में यहां एन की वैल्यू हो गई, ये इस एन को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सपोज क्या कहीं से ट्रांजिशन कर रहा है, और एक चीज ऑलवेज याद रखना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज नथिंग रेदर देन, ऑलवेज एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक स्थिति है जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं हायर एनर्जी स्टेट से नीचे की तरफ, और वो हायर एनर्जी स्टेट में होते नहीं, तुम भेजते हो उन्हें। हर दुनिया का सिस्टम्स परटर्ब किया जाता है जब वो ऊपर की एनर्जी स्टेटों में जाता है, नहीं तो सब ग्राउंड स्टेट में पड़े रहते हैं। अब तुमने भेज दिया, फिर स्पेक्ट्रम एनालिसिस में देख रहे होते हो कि जब वो ऊपर की हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गए डिफरेंटों में, जो कि थे नहीं पहुंचाए गए थे विद द बीम ऑफ कंटिन्यूअस वेवलेंथ के फोटॉन्स के इंपोजिशन से, और सिंगल फोटोन नहीं, बहुत सारे फोटोन के बीम को डालते हो। क्यों? इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन हो। अगर फोटोन के बीम को नहीं डाला, क्या हुआ, ज्यादातर जो एटम है वो होलो है, वो निकल जाएगा। मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। तो बहुत सारे फोटोनिक बीम को डालते हो, वो फोटोनिक बीम जो है एब्जॉर्ब करके ऊपर की एनर्जी स्टेट में चला जाता है। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि ऊपर की एनर्जी स्टेट से जब वो नीचे आता है तो कुछ उसे सर्टेन प्रिंसिपलों का पालन करना पड़ता है। अपनी उसकी चॉइस कुछ भी नहीं है, को कहीं भी आ जाए। तो आपको एक तो ये पता हो कि उसके पास चॉइस क्या है, और दूसरा आपको क्या पता हो कि चॉइस के साथ साथ आपको ये पता हो कि वो चॉइस क्यों है। जब आप ये पता करते हो कि उसके पास चॉइस क्या है, और आप इतना सवाल कर लेते हो, तो आप रिटन के लिए तैयार हो, आप क्वेश्चन कर आओगे। लेकिन जब आप ये बताना शुरू कर दोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब आप इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो। और इंटरव्यू और रिटन सेपरेट आगे नहीं होते, सब साथ ही चलते हैं। तो क्या हो, ऐसे कहते हैं बेसिक फंडामेंटल आपका कितना स्ट्रांग है, वो एक दिन में नहीं बनता, तैयारी के साथ ही इसको कवर करना होता है। यहां से आपको पता चला कि एन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसकी इच्छा अगर ये 2 में करेगी, ये 2 में आ जाएगा यहाँ, और इसकी इच्छा करेगी ये 1 में आना चाहता है, 1 में आ सकता है। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि कोई भी पार्टिकल हायर एन से लोअर एन की तरफ ही आएगा। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों होगा, तो मेरा जवाब ये होगा कि हाई एन में तो एनर्जी ज्यादा होगी, और पार्टिकल सदा हाई एनर्जी से लो की तरफ आता है। अब आपके पास में रूल है, आप एन की वैल्यू को देख रहे हैं, एन है 4 लिखा हुआ, कहता है ट्रांजिशन 4 से 3 में हो रहा है, ये एन का बता रहा हूं मैं। अब एन आई, इसको मैं एन आई कह सकता हूं। एन आई समझ रहे हो, इनिशियल स्टेज, जब इलेक्ट्रॉन कहां था, हायर एनर्जी स्टेट में था, और ये फाइनल स्टेज है। तो इसके पास विकल्प है, ये 4 से 3 में आ जाए, ये 4 से 2 में आ जाए, ये 4 से 1 में आ जाए। कोई भी प्रिंसिपल इसमें वायलेट नहीं होता। लेकिन जब आप रेस्ट्रिक्शंस इस पे नहीं लगाते, तो फिजिक्स इस बात को भी मने नहीं करती कि 4 से ट्रांजिशन 6 में हो रहा है, क्योंकि आपने तो ये कह दिया कि इन पे तो रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, कुछ भी चेंज हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो मुझसे पूछोगे सर क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि इस 6 n बराबर 6 की एनर्जी इस n बराबर 4 से सदा ज्यादा होगी, और तुमने इस नियम को वायलेट कर दिया। कौन से को? तुमने कह दिया एक पार्टिकल ट्रांजिशन करता है, कहां से कहां कर रहा है, लोअर से हायर, और फोटोन भी निकाल रहा है, क्योंकि आप एमिशन स्पेक्ट्रम में बात कर रहे हो। अभी नहीं समझे बात? तो यहां पे जब आप लिखते हो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द क्वांटम नंबर, मैं बुकों में लगातार पढ़ता हूं, तो वहां पे इस चीज को सदा जीवन में याद रखना कि ट्रांजिशन से ये बिल्कुल नहीं हो सकते कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं हुई तो तुमने क्या किया, एक पार्टिकल को एमिशन भी करा दिया फोटोन का, और क्या किया, लो एनर्जी से उसे हाई में भी पहुंचा दिया। ऐसा नहीं हो सकता। लो से हाई में जा तो सकता है, लेकिन फोटोन एब्जॉर्ब करके जाएगा, और जब वो हायर एनर्जी लेवल से नीचे की तरफ को आएगा तो फोटोन इमिट करेगा। बात को नहीं समझे? तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द क्वांटम नंबर का मतलब ये तो है कि n बराबर 4 से उसके पास चॉइस है, वो चाहे 4 से सीधा 3 में आ जाए, 4 से 2 में आ जाए, 4 से 1 में आ जाए, या n बराबर 5 से ट्रांजिशन कर रहा है, वो 5 से 3 में आ जाए, 2 में आ जाए, 1 में आ जाए, उसके पास चॉइस है, लॉट ऑफ चॉइस है। लेकिन क्या चॉइस नहीं है उसके पास? ये चॉइस नहीं है कि वो फोटोन भी इमिट कर दे और क्या कर जाए, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में भी पहुंच जाए। ये दोनों चॉइस नहीं है उसके पास, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो गया। क्या कर गए मेरी बात?
तो सबसे पहली बात आती है इसके सिलेक्शन रूल में कि क्वांटम नंबर पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द क्वांटम नंबर। और मेरी जो बात है उसको फिर कहीं तुम्हें मेंस में लिखना पड़े, कहीं इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना पड़े, तो इसको तैयार रहो। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द क्वांटम नंबर में जब आपने रेस्ट्रिक्शन कह दिया तो आपने ये कंडीशंस नहीं लगाई, आपने ये कहा 4 से 1 में भी हो सकता है, 5 से 1 में भी हो सकता है, 5 से 2 में भी हो सकता है, ऊपर से ट्रांजिशन। लेकिन आप उल्टा मत करना, ऐसा मत करना कि इमिशन स्पेक्ट्रम को दिखा रहे हो और कह रहे हो एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 7 में जा रहा है और फोटोन निकाल रहा है। आप बेसिक फिजिक्स को वायलेट कर रहे हैं। कौन सी फिजिक्स को? कि एनर्जी जब निकलती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लो में आता है तो उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालता है। सीख गए इस बात को? सीख गए तो अगले पॉइंट पे चलो। अब चलते हैं एस पे। क्या कहता है एस का सिलेक्शन रूल? जैसे आपने ये लिखा तो यहां से आपको पता चला इसके पास आपने 3 लिख लिया और यहां 3p लिख लिया। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेके समझाऊंगा, उससे तुम्हें इजी रहता है। अगर आप एग्जाम्पल से समझोगे सदा आसान होगा। कई बार तो पता चला जो मैं बताने वाला हूं ना, आपको पेन ही नहीं लगाना क्वेश्चन में। इस सिलेक्शन रूल को जब मैं पढ़ा दूंगा तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चन जब भी आएगा आपको पेन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे टिप्स तुम्हें दे दूंगा कि वो क्वेश्चन तुम्हें बगैर देखे आंसर लगा दोगे, बगैर सॉल्व करे हुए। बस ये पता चल जाना चाहिए, बस ये बेसिक इसका कंसेप्ट है, बस उसे लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व। क्या कहता है उसको सुनो। कहता है कि यहां से ट्रांजिशन हो रहा है, इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन था। तो एक चीज तो पक्की बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन सिंगल तो था नहीं। अगर आप इस चीज को नहीं सीखे तो फिर कुछ नहीं सीखे। जैसे ही आपने यहां 3 लिख दिया है तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। जब भी सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, मेरी बात को सुनना, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो 2p सबसे बढ़िया विकल्प रहेगा, 2p। और दूसरा विकल्प क्या रहेगा? 2d, 2f। ये सब विकल्प हैं। ये कौन से हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस केस में, और जरूरी नहीं है सिंगल भी हो, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तुम कहोगे सर कैसे? सपोज किया 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो ऊपर है और एक की स्पिन तुम्हारी नीचे है। यहां स्पिन हाफ आ गई है, स्पिन हाफ हो गई तो मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई। चुप गए क्या? ऐसा केस हो सकता है। फिजिक्स का रूल ये कहता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में थे और वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर की एनर्जी स्टेट में आना चाहते हैं तो अपने साथ अपनी स्पिन को ऐसे कैसे मेंटेन करके लाएंगे जैसे वो ऊपर थे। अगर सपोज किया ये केस था, जब ये नीचे की स्टेट में ट्रांजिशन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की एनर्जी स्टेट से नीचे आएंगे तो ये अपनी शेप को नहीं बदलेंगे, स्पिन की शेप सेम रहेगी। और स्पिन की शेप सेम रहेगी, इसका मतलब ये हो डेल एस 0 होगा। क्यों? जो स्पिन ऊपर की स्टेट में थी उनकी वही नीचे रहेगी, जब वो नीचे कूद के आएंगे तो डेल एस 0 आ जाएगा। मीन्स सिंगलेट का सिंगलेट में ट्रांजिशन होता है, डबलेट का डबलेट में ट्रांजिशन होता है, ट्रिपलेट का ट्रिपलेट में ट्रांजिशन होता है, और इसका दुनिया में कोई भी वायलेशन नहीं करता। देयर इज नो सिस्टम विच वायलेट्स दिस लॉ। सब्जेक्टिव टू उनके ऊपर एलएस कपलिंग लगनी चाहिए। सपोज क्या एलएस कपलिंग ही नहीं लग रही। एक चीज सदा याद रखना, एक सिलेक्शन रूल सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता। अगर सब सारे सिलेक्शन रूल सबके लिए सेम ही होते फिर तो बहुत आसान हो जाती फिजिक्स। सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है, तो उनके लिए मतलब जो सिलेक्शन रूल होते हैं वो सिचुएशनल टेस्टिंग होती है, सिचुएशन तय करती है। एक्स-रे स्पेक्ट्रा के अलग सिलेक्शन रूल होंगे, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अलग सिलेक्शन रूल होंगे, रमन इफेक्ट के अलग सिलेक्शन रूल होंगे। सब्जेक्टिव टू कहीं एलएस कपलिंग लग रही है। अब सपोज किया एलएस कपलिंग ही नहीं लगी तो उसके लिए क्वांटम नंबर एल और एन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्वांटम नंबर एल और एस कहां पे लगेंगे? जहां कपलिंग एलएस कपलिंग चल रही हो। अब जे कपलिंग में एलएस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वहां जे हो जाएगा क्वांटम नंबर। रीजन मैं बताऊंगा कि वहां क्यों बदल गया, वो एक अलग इशू है। तो क्या हुआ, जैसे तुमसे ट्रांजिशन के लिए कहे, देखो ध्यान दो मेरी बात पे, यहां पे आपने एन लिखा। अब देखो क्वेश्चंस कैसे होते हैं बगैर पेन लगाए सॉल्व। उसने कहा ये ट्रांजिशन करता है
कहाँ को कर रहा है? 3 to S को। N3 3p ट्रांजिशन कर रहा है 3 1S को। अगला लिखा आपने 3p ट्रांजिशन कर रहा है 2 3S को। अगली बार लिखा 3p ट्रांजिशन कर रहा है 3 1p को। अब ये 4 ट्रांजिशन में कहा भाई इनमें चेक करके बताओ कौन सा पॉसिबल है। जहां पे 3 से 2 को ट्रांजिशन हुआ रिजेक्ट कर दो, क्योंकि इसने वायलेट कर दिया। कौन सा वायलेट कर दिया? DLS0 का सिलेक्शन रूल वायलेट किया। ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहां पर आपने क्या किया? ट्रिपलेट का ट्रांजिशन सिंगलेट को हो रहा है, हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो आप सिलेक्शन स्पिन के कंसेप्ट को समझ ही नहीं रहे। यहां से यहां पहुंचा, इस पे बात करेंगे कि भाई ये हो सकता है या नहीं हो सकता। ये फिर से मना हो जाएगा। अब आपके पास देखो जो विचारणीय नहीं है, जिन्हें आप बिल्कुल एकदम से रिजेक्ट कर दें, ये विचारणीय नहीं है, ये 0 है, मतलब पॉसिबल ही नहीं। ये विचारणीय नहीं क्योंकि इसमें भी वायलेशन हो गया DLS0 का। ये विचारणीय नहीं क्योंकि इसमें भी DLS0 का वायलेशन हो गया। इस पर विचार करेंगे कि भाई ये सोचने लायक है या नहीं है। क्या कहता है सिलेक्शन रूल? कि जब भी LS कपलिंग होती है, सिंगलेट का सिंगलेट में, डबलेट से डबलेट में, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन होता है। कभी भी सिंगलेट का डबलेट में ट्रांजिशन नहीं हो सकता, सिंगलेट का ट्रिपलेट में नहीं हो सकता, और इसका वाइस वर्सा। मींस स्पिन यहां आपस में बैलेंस होनी चाहिए। ये क्यों वायलेट हो गया? यहां पे स्पिन, यहां पे देखो, यहां स्पिन 1 थी, यहां स्पिन हाफ थी। स्पिन कैसे चेंज हो गई? 2 पार्टिकल्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हाइड्रोजन स्टेट में थे तो दोनों की स्पिन बैलेंस रहनी चाहिए जब वो नीचे की तरफ आए। ये सिंपलेस्ट मतलब है इसका। जब वो ट्रांजिशन जिस तरीका से, अगर उनकी पैरेलल स्पिन थी तो जब वो ट्रांजिशन करके आएंगे तो पैरेलल स्पिन के साथ ही आएंगे। अगर वो एंटी पैरेलल स्पिन के साथ थे तो एंटी पैरेलल के साथ आएंगे। और एक ही पार्टिकल है, जैसे उसकी स्पिन हुआ थी ऐसे नीचे रहेगी। ये मतलब है सिंपलेस्ट इसका। इसको कहते हैं DLS0। तो पहला सिलेक्शन रूल समझ आया नहीं आया? काफी लोबेशन दिया मैंने। अब एक सवाल रह गया है जिस पर मैं चाहूंगा कि आप बताएं, फिर मैं डिस्कस करता हूं। एक सवाल जो बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ, वो ये है, कैसा होता क्यों है? अब एक चीज सोचो, दिमाग लगाओ एक चीज सोचने में, कि ट्रांजिशंस हो रहे थे ऊपर से नीचे की तरफ, और सपोज किया वहां स्पिन 1 थी, तो स्पिन 1 तब होगी जब दो इलेक्ट्रॉन हो। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे तुमने स्पिन हाफ कह दी, एक कहां गया? और इसके को छोड़कर दोनों आ रहे हैं, तो आपने तो फिजिक्स को वायलेट कर दिया। वहां से तुम्हारी समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि इसका ये मतलब है। अब उन्होंने स्पिन चेंज क्यों नहीं की? कभी तुमने सोचा? सपोज किया दोनों पैरेलल स्पिन के साथ थे, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे कूदे आई ट्रांजिशन करते हुए। उन्होंने, अगर वो पैरेलल थी तो पैरेलल ही क्यों रखा? अगर वो पैरेलल से एंटी पैरेलल होंगे तो टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा, ट्रांजिशन का टाइम टेकिंग चेंज होगा। और चाहता हर सिस्टम क्या है? मिनिमम समय में ट्रांजिशन हो जाए, जिससे उसकी स्टेबिलिटी क्या मिले, जल्दी से स्टेबलाइज हो जाए। तो वो अपनी स्पिनों को चेंज नहीं करेगा, उसी फॉर्म में वापस लौटेगा। इसलिए DLS सदा 0 बना रहेगा। समझो बात। 2 इलेक्ट्रॉन थे, उनकी पैरेलल स्पिन थी। अब अगर उन्होंने नीचे ट्रांजिशन करने चले, तुमने सोचा अभी पैरेलल ना करके एंटी पैरेलल कर लेते हैं। अब पैरेलल से एंटी पैरेलल में समय लगेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, तो उसकी जो स्पिन जब चेंज होती है तो स्पिन चेंज होने में भी एक फाइनाइट समय लगेगा। और अगर वो सीधे के सीधे उसी फॉर्म में स्पिन में थे, उसी स्पिन स्टेट में थे, तो वो आसानी से ट्रांजिशन कर लेंगे। तो 2 रीजन्स उसके होंगे। एक, आसानी से ट्रांजिशन हर कोई चाहता है। दूसरा क्या चाहता है?
अपनी स्टेबिलिटी को जल्दी में चाहता है, जल्दी स्टेबलाइज हो जाए। उनके पास बेस्ट विकल्प ये था कि जिस फॉर्म में स्पिन थी उन्हीं फॉर्मों में सीधे कूद जाए नीचे, और क्या करें, एनर्जी के डिफरेंस को इमिट कर दें। लेकिन चीजें इतनी सिंपल भी नहीं है जितनी तुम्हें सिंपल लग रही हैं। सिलेक्शन रूल और कंजर्वेशन रूल फिजिक्स की सबसे बड़ी बैकबोन है। अगर मैं कहूं कि कोई फिजिक्स जानता है तो मैं कहूंगा दो चीजों को बहुत अच्छे से जानेगा। अगर एटॉमिक में आप सिलेक्शन रूल नहीं जानते तो आप एटॉमिक फिजिक्स नहीं जानते। अगर आप कंजर्वेशन रूल नहीं जानते तो आप मैकेनिक्स नहीं जानते। आप कंजर्वेशन रूल नहीं जानते तो एलिमेंट के पार्टिकल की फिजिक्स नहीं जानते। अगर दुनिया को सबसे ज्यादा असर देती हैं तो दो ही चीजें करती हैं। पूरी की पूरी एटॉमिक फिजिक्स तो आपको यह पता चलेगा कुछ है ही नहीं, बल्कि सिलेक्शन रूल का अध्ययन है। अभी सिलेक्शन रूल ही तो चल रहा है। अब आपको यह पता चला कि आप एक सिलेक्शन रूल तो लगा बैठे, बाकी आपको आगे के सिलेक्शन रूल पता नहीं है, तब भी आप फेल हो गए। इसलिए मैंने यही सोच के कि बच्चे सिलेक्शन रूलों को समझें, एक वीडियो डिलीवर की पीछे 1-2 साल पहले, और वो काफ़ी पॉपुलर भी रही और काफ़ी उससे बच्चों को लाभ भी मिल रहा है। उससे आप नोट्स बनाएं अपने और देखें कि उसमें मैंने कैसे कवर किए हैं। जितने भी एटॉमिक के सिलेक्शन रूल हैं सारे एक जगह कवर कर दिए हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे को ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है, एक्सरे का सिलेक्शन रूल क्या होगा, रमन इफेक्ट का सिलेक्शन रूल क्या होगा, एल्केली स्पेक्ट्रा का सिलेक्शन रूल क्या होगा। सबके अलग अलग सिलेक्शन रूल हैं, लेकिन मूलभूत फिजिक्स नहीं बदलती। मैं जैसा भी मूलभूत फिजिक्स पर भी बात करूंगा कैसे नहीं बदलती। काश एक ही लेक्चर में सब फिजिक्स हो जाए करती तो क्या मजा आया करता है ना। होती नहीं, इतनी लंबी जाती है कि एक ही टॉपिक पर जब डिस्कशन चलता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि खत्म ही नहीं होने वाली प्रक्रिया। एक हमारा आगे का एक कंसेप्ट सुनो, इस पे अपने आप को मेंटली तैयार कर लो। देखो, दो चीजों को सदा लेके चलना। एक चीज आपके दिमाग में सदा रहनी चाहिए, क्या? दो चीज सिखाई है मैंने अभी। क्या? क्वांटम नंबर पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। इलेक्ट्रॉन किसी भी क्वांटम नंबर से किसी भी क्वांटम नंबर पे ट्रांजिशन कर सकता है, लेकिन बेसिक फिजिक्स को नहीं छोड़ सकता। कैसे नहीं छोड़ सकता? लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाकर फोटोन इमिट नहीं कर सकता। ये इसे कहते हैं मूलभूत फिजिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स। आपने क्या किया, फोटोन पे से एनर्जी भी निकाल दी और इलेक्ट्रॉन को नीचे की स्टेट से ऊपर भी पहुंचा दिया। इज इट पॉसिबल? नो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर दिया। फोटोन के पास तो एनर्जी ही जब आती है जब दो एनर्जी लेवलों के बीच का डिफरेंस फोटोन की एनर्जी फॉर्म में बदलता है, वहीं से तो आती है उसके पास एनर्जी। तो ये क्वांटम नंबर का प्रिंसिपल समझाया तुम्हें कि एन पे रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। एन बराबर 4 से 1, 4 से 2 कहीं भी ट्रांजिशन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन कैन मेक द ट्रांजिशंस फ्रॉम द हायर एनर्जी क्वांटम नंबर्स टू द लोअर एनर्जी क्वांटम नंबर, सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन। क्या है? नीचे से ऊपर नहीं जा सकता एमिशन करते समय। एक दूसरी चीज क्या सिखाई? सिंगलेट से सिंगलेट, डबलेट से डबलेट, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन होंगे। क्या होता है? स्पिन नहीं बदलती। ट्रांजिशन के समय स्पिन नहीं बदलती, सिंपलेस्ट मतलब है। और जब तुम्हें आंसर देने में दिक्कत हो तो दो बातें मेरी सदा याद रखना जब भी इंटरव्यू में बैठे हो। सर, रीजन इसका यह है कि हर कोई सिस्टम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहता है, इसलिए होता है। इससे तुम पहला हमला जब इंटरव्यू में होता है एक्सपर्टों का, उससे बच जाओगे इस लाइन को बोल के। हालांकि वो इतने पे संतुष्ट नहीं होंगे, वो एक अलग इशू है, वो इस पर निर्भर है कि वो कितना डीप तक जाना चाहते हैं। लेकिन एक बेसिक मूलभूत बात तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए। अब अगली क्या चीज चलती है, ये सिलेक्शन रूल आपने किस पे लगाया? ये सिलेक्शन रूल लगाया जब आप सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट को समझा रहे थे तो एलएस कपलिंग का आपने इसमें रूल बता दिया। अब आप किस पे जाओगे? एल पे। एल का मतलब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पे क्या कहोगे? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो एक हमारा, मैं इसे रब कर दूं, कुछ यहां पूछना चाहो तो मुझे बताओ, ये सिलेक्शन रूल किस पे चल रहा था? इस पे डिस्कशन था। अब दूसरे सिलेक्शन रूल पे जाऊंगा, फिर तीसरे सिलेक्शन रूल पे जाऊंगा, और ये पूरा मेरा लेक्चर यहाँ सिलेक्शन रूल पे सिमट जाएगा। अप्लाइड कंसेप्ट तो अगली वीडियो में ही आ पाएंगे। क्यों जी? कौन से किस में? नहीं नहीं, अभी तो बात करेंगे। जो तुम सवाल पूछ रही हो बस 1 मिनट पहले ही पूछ लिया तुमने। अगला तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ अगले उसमें।
है ना। तुम्हारे सवाल का जवाब अभी दे रहा हूं और उसे रीजन सहित दूंगा, ऐसा नहीं है जल्दी करूंगा, बहुत जल्दी नहीं दूंगा मैं जवाब। ये तो मैं बताऊं, मुझे नहीं पता तुम्हारा फिजिक्स पैशन है या नहीं है। मेरा फिजिक्स पैशन इस सेंस में है कि मुझे मजा आता है चीजों को क्या करने में, डिस्कस करने में, कैसे चीजें हो रही हैं। अगर आप फिजिक्स को ये सोच के पढ़ोगे कि हमें कंपटीशन पास करने हैं, फिर वही मालिक है तुम्हारा क्या होगा। लेकिन अगर आप ऐसे फिजिक्स पढ़ते हैं कि हम फिजिक्स सीख रहे हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं, तो वो कंपटीशन भी पास हो जाते हैं और हमारे जीवन में क्या बना रहता है, एक इंटरेस्ट भी बना रहता है। इसे बोर करके ना पढ़ें, बहुत ही प्यारी चीज है। दूसरा सिलेक्शन रूल क्या कहता है? दूसरा सिलेक्शन रूल चलता है हमारा एल के लिए। पहला किसके लिए था? एस के लिए था। तो अब 3 चाहिए भाई, एल एस कपलिंग हुई तो एक हमें सिलेक्शन रूल एस का चाहिए था, बता दिया भाई। सिंगलेट सिंगलेट से, डबलेट से, ट्रिपलेट में ट्रांजिशन करते हैं, मीन्स स्पिन नहीं बदलती। जब पार्टिकल हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता तो अपनी स्पिनों को नहीं बदलते, ऐसे कैसे ही आते हैं। ये सिंपलेस्ट मतलब था। अब तीसरा जो सिलेक्शन रूल, अब 2 सिलेक्शन रूल हो गए, एक तो क्वांटम नंबर का, एक तो मैं स्पिन का समझाया। अब किस पे जा रहा हूं? एल पे। ऑर्बिटल मोशन के लिए क्या स्पिन रूल है? वो स्पिन रूल थे, ये ऑर्बिटल के लिए रूल है। ऑर्बिटल मोशन का क्या रूल है? तो एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं कहूं कि फिजिक्स में सर सिलेक्शन रूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझा दो, उसको डिस्कस कर रहा हूं मैं। एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं लैपोर्टी रूल। क्या बात है इस लैपोर्टी रूल की। दिस इज द बैकबोन ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। दिस इज सेड टू बी लैपोर्टी रूल। और क्या कहता है लैपोर्टी रूल? लैपोर्टी रूल कहता है कि जब ट्रांजिशन होता है तो डेल एल की वैल्यू सदा ±1 होती है। स्मॉल एल क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और दुनिया में कोई सिस्टम ऐसा नहीं कि सिंगल ट्रांजिशन हो जाए और लैपोर्टी रूल को वायलेट कर दे। दुनिया में कोई ट्रांजिशन ऐसा नहीं जो लैपोर्टी रूल को वायलेट करता हो। मीन्स orbital quantum number should be changed and it should be changed only either +1 or -1. There is no choice. अब आप कहोगे, अब मैं इसके 2 कंसेप्ट समझाता हूं। पहले समझाता हूं तो मैं अप्लाइड कंसेप्ट के क्वेश्चन को देखते हैं कैसा आंसर लगाओगे। मेरी देखो चॉइस पे 2 चीजें सदा रहती हैं। एक मेरी चॉइस पे रहता है कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, वो आपको नौकरी दिलाने में सहायक है। और फिजिसिस्ट बनने में क्या सहायक है? ये सहायक नहीं है। नौकरी देना एक अलग चीज है, उसमें क्या आप कंसेप्ट लगा, आपको आता है वो लगा दिया। एक होता है उस कंसेप्ट का मतलब समझना कि ये क्यों होता है। कंसेप्ट क्यों होता है उसको सुनो। कि सबसे पहले तो हम 2 क्वेश्चन इस पर देखते हैं कि भाई जब भी किसी चीज को समझो तो इस लैपोर्टी रूल को पहले ये समझो कि सिर्फ अप्लाइड क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो कैसे करोगे। आपसे कहा गया कि 3s से 3s में ट्रांजिशन देखना होगा या नहीं होगा। अब ये गुड़िया पूछ रही थी कि 3p से सर बताओ 3p में ट्रांजिशन हो सकता है या कौन सा लेवल कहा? 3p से 1p तो बना ही हो गया। ये तो डेल का n बराबर 3 से किस में चाहती है? यहाँ 3 लिख दूं? ये वायलेट हो गया। देखो ये ट्रांजिशन कोई से भी पॉसिबल नहीं है, दोनों में से कोई सा भी संभव नहीं, क्योंकि यहाँ तो टेल एल 0 हो रहा है। देखो एस से एस स्टेट को ट्रांजिशन को मना है, पी से पी ट्रांजिशन मना है। कौन मना कर रहा है? लैपोर्टी रूल मना कर रहा है। अभी ये बात नहीं कर रहा मैं कि क्यों कर रहा है, वो तो एक अलग क्वेश्चन है। डी से डी को ट्रांजिशन मना है और आगे भी बढ़ाता रहूंगा, समय तो खराब करूंगा अपना। बताओ क्या मना हो गई? एस से एस, पी से पी, डी से डी सब मना है। क्यों? इनमें सब में डेल एल 0 हो रहा है। और चाहिए क्या? अब लैपोर्टी रूल क्या कहेगा? अब ध्यान दो। अब लैपोर्टी रूल क्या कहेगा? आप ट्रांजिशन करना चाहते हो
एस से पी में कर लो, नो प्रॉब्लम। आप चाहते हो पी से एस में ट्रांजिशन कर लो, नो प्रॉब्लम, दोनों वैलिड हैं। क्यों? दोनों में चेंज जो है, अगर इसके चेंज को आप +1 लेके चल रहे हो तो -1 चेंज है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन लेपोर्ट की रूल आपसे एक चीज भी कह रहा है कि आप एस से डी में ट्रांजिशन नहीं कर सकते, यू डोंट हैव सच चॉइस। अब क्या 2 का बदलाव हो गया? तुम्हें पता चल रहा चॉइस कितनी रेस्ट्रिक्टेड है? आपने कहा कि भाई 3p से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है और 3 यहां पे कहा, यहां पे 3 ले लिया, यहां 3 ले लिया, यहां p लगा दिया, ये 2 लगा दिया, तो n तो आपने 3 से 2 में बदला, यहां डेल एस की वैल्यू भी 0 रखी, लेकिन आपने यहां पे मना कर दोगे इसे, क्योंकि डेल एल यहां पे हमारा 0 चेंज हो रहा है, एल की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। और क्या होना चाहिए? एल वो चेंज होना चाहिए, मना हो गई। तो आपको ये पता चला कि रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब कई बार क्या होगा, कई बार ऐसा होगा कि डेल एल तो चेंज हो रहा है 1 या -1 का, लेकिन वहां डेल एस 0 नहीं हो रहा। अब भी नहीं समझे बात? जब आपके कंपटीशंस में क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले एक ही चीज देखते हो, ट्रांजिशन जब वो कहता है कि यहां से बताओ ट्रांजिशन कहां पॉसिबल है, सबसे पहले देखना सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट कंसेप्ट, पहला सीख गए होगे, इससे पहले ये सिखा रहा था। दूसरा क्या सीखना? लेपोर्टी रूल। उसने कहा, एक लेवल में कहा कि ट्रांजिशन एस से एस में दिखा रहा है, मना कर देना, पी से पी में दिखा रहा, मना कर देना, डी से डी में कह रहा है, मना कर देना, एफ से एफ में कह, मना कर देना। फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास लिमिटेड आंसर रह जाएंगे, और हो सकता है केवल एक ही आंसर दिखे। अब आप पे विकल्प क्या है? विकल्प तो है कि सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि क्वेश्चनों के कलेक्शन को, पता क्या होता तरीका, आपने इस प्रिंसिपल पे जो आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर जितने भी गेट, नेट, पार्क, जेस्ट, फर में आज तक क्वेश्चन देखे हैं सब एक जगह इकट्ठे कर लो, और पता चला 5 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व। कुछ में तो ये कहोगे कि इसमें तो मैं पेन चलाऊं नहीं, और मैं बताऊं कुछ में ना कहोगे, सारों में यही कहोगे कि पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, क्या जरूरत है, बस थोड़ा दिमाग चलाओ, काम खत्म करो। लेकिन आप टेस्ट पास तो कर जाओगे, इंटरव्यू पास नहीं करोगे, क्योंकि अब तो आपसे इंटरव्यू में क्या पूछेगा? लेपोर्टी रूल तो आपने बता दिया, अगला सवाल ये होगा ये लेपोर्टी रूल का पालन क्यों होता है? क्या चीज क्वेश्चन? अब तुम सोच रहे हो भाई हमें तो पार्क में साइंटिस्ट बनना है, हम तो DRDO में चाहते हैं, हमें टिफर वाले PhD में ले लें, इसरो हमें बुला ले, बहुतों का ख्वाब नासा तक भी है, तो ख्वाब तो खूब देखो, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसे ही सवालों से जाते हैं इंस्टीट्यूटों में, कौन से जो मैं अभी बता रहा हूं, वो ये पूछते हैं लेपोर्टी रूल का पालन क्यों होता है। और मैं दावे से कह रहा हूं तुम में से कोई नहीं बता पाएगा। देखो मुझे तुम्हारी योग्यताओं पर पूरा भरोसा है, कोई ऐसा टीचर होगा जो तुम्हारी योग्यताओं को पूरे अच्छे से पहचानता हो। हाँ जी, चलो थोड़ा सा झटका झेलने के लिए आप क्या कहना कि पैरिटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी चेंज। क्या कहता है लेपोर्टी रूल? पैरिटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन when the transition take place one state to another state, then transitions can be occur only when the parity of the configuration change, otherwise no transition. Parity of the configuration must be change का मतलब क्या है? इस लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। अगर बदलाव नहीं हो सकता तो ट्रांजिशन नहीं होता, ट्रांजिशन सदा बदलाव के लिए होते हैं, और वो बदलाव कैसा हो, हमारे में से अध्यात्म में ले जाता हूं, कहा जाता है बदलाव होगा, बदलाव प्रकृति का नियम है,
चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, होते ही है बदलाव। यहाँ पेरिटी ऑफ द कॉन्फिगरेशन मस्ट बी चेंज का मतलब क्या है, ध्यान दो मेरी बात है। पेरिटी का फॉर्मूला जो होता है वो -1 की पावर l होता है। पेरिटी कैसे नापी जाती है किसी स्टेट की? -1 की पावर l से ऑब्जर्व होती है। और आपसे कहा जाए कि पेरिटी आपको कैलकुलेट करनी है एस स्टेट की या पी की निकाली, पी स्टेट की पेरिटी निकालो। तो कैसे निकालोगे? -1 l कितना हुआ? 1। तो -1 की पावर 1 मीन्स ऑड हो गई, नेगेटिव हो गया ये। अब आप पी से ये, इसके पास दो विकल्प हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पी स्टेट में था तो दो जगह ट्रांजिशन कर सकता है, या तो डी में आ सकता है या एस में आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन पी स्टेट में था तो इट हैज टू चॉइस वेदर इट कैन मूव फ्रॉम पी स्टेट टू एस और इट हैज अनदर चॉइस वेयर इट कैन मूव टू डी स्टेट। इट हैव ओनली टू चॉइस। It cannot make the transition for P state and it cannot make the transition to F state. Why? When it makes the transition to P state, it means del L is equal to 0. When it makes transition from P state to F state, then change in L is 2. दोनों पॉसिबल नहीं, तो अब इस पर दो चॉइस बची। तो आपको पता चल रहा है कि आप कैसे चॉइस रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि जब ट्रांजिशंस को चेक करोगे तो आपको लगेगा कि आर्बिट्री तौर से वेरी करते हैं, लेकिन आर्बिट्री तौर पे नहीं कर रहे। आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि ये वाइलेशन कैसे आता है। जैसे ही आपके पास ये दो चॉइस आ गई तो पी से ट्रांजिशन एस को पॉसिबल है, डी को पॉसिबल है। यहाँ पे पेरिटी अगर ऑड थी, पेरिटी यहाँ पे ऑड है, तो तुम यहां देखोगे इन दोनों की पेरिटी इवन है। क्यों? एस के लिए एल की वैल्यू 0 होगी, तो -1 की पावर 0 क्या बन गया? 1। और ये -1 की पावर 2, एल बराबर 2 होता है, ये भी +1। तो यहां पे तो +1 का मतलब इवन पेरिटी। क्या सीख रहे हो? ट्रांजिशंस पी स्टेट से एस और डी में इसलिए होता है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन की पेरिटी चेंज हो जाती है, ऑड से इवन। और ऑड से इवन के दो चांस थे। कौन कौन से चांस थे ऑड से इवन होने के? ऑड से इवन के चांस यहां ये थे, पी स्टेट में था तो या तो एस में करे या डी में कूदे। अब जैसे आपसे कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन 3p स्टेट में है, एग्जाम्पल सदा उठाया करो। जब भी आप चीजों को पढ़ो तो एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में एक से तो जरूर हो, क्योंकि जब आप कंसेप्ट को सीख लेते हो तो उसको अप्लाई करके देखो, नहीं तो क्वेश्चन आपका फिर गड़बड़ होगा। 3p से ट्रांजिशन हो रहा है 3s को, आप कहना अलाउड है, दिस ट्रांजिशन इज अलाउड। आपसे कहा जाए 3p से ट्रांजिशन हो रहा है 3d को, आप अलाउड करना, ये भी अलाउड है। अब क्वेश्चन कहां आकर रुकेगा? ये चीज सीख गए हो। अब मैंने पी पे थ्योरी लगाई तो आप इतनी ब्रिलियंसी जरूर दिखाना कि ट्रांजिशन डी से होना है। सपोज किया यहां पी से दिखाया मैंने, अब कहा जाए तुमसे डी से, एक इलेक्ट्रॉन डी स्टेट में थे, एक थे या ज्यादा थे, और वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए इनके कहां कहां कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं? उसको कहते हैं ठहराव, कहां कहां ले सकते हैं जिन्हें वो घूम कर आ रहे हैं। तो डी के पास इनके जो बीच में घर हो सकते हैं आराम करने वाले, वो आराम चाहे वो 10 की पावर -10 सेकंड कोई रुके वहां। एक तो यह है कि रुक ही नहीं सकता, और एक रुक सकता है, ये देखना है। वो ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर नहीं रुकता कहीं, ज्यादा देर तो ग्राउंड स्टेट में आकर रुकता है। अगर ना पता तो फिर तुम फिजिक्स ही नहीं जानते। उसका परमानेंट घर ग्राउंड स्टेट है, टेम्परेरी घर ढूंढ रहे हो कहां हो सकते हैं। कुछ घर ऐसे हैं उनमें रुक ही नहीं सकता, क्योंकि नेचर ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन थोप रखी है।
जब हम नेचर को जानने का प्रयास करते हैं तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या नेचर ने पूरे सिस्टमों के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगाए या नहीं लगाए। इंसान बहुत दुखी रहता है, क्या सोच के मुझ पर दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। जब तुम एटॉमिक फिजिक्स को पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक निर्जीव है, जीव नहीं है, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगे पड़े। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन निर्जीव होते हुए भी जीवों की रचना करता है। अगर इलेक्ट्रॉन ना हो और एटम ना हो तो फिर मॉलिक्यूल कैसे बने। और तुम सोच रहे हो कि तुम कुछ बहुत बड़ी चीज हो, तो कुछ भी नहीं हो। सब मॉलिक्यूल से बना हुआ तुम्हारे एक स्ट्रक्चर है। क्यों जी? नेचर ने तुम्हारे अंदर थोड़ा ब्रेन दे दिया बस, बाकी तो क्या हो, एनिमल ही तो है। सोशोलॉजी की किताबों में लिखा होता था मैन इज ए सोशल एनिमल। तो जैसे एनिमल लिखा होता तो आदमी सोच रहा होता पशु। तो पशु तो हम हैं लेकिन सोशल हैं, मीन्स हमारे पास सामाजिक स्ट्रक्चर है, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, ब्रेन है। भगवान ने ब्रेन के साथ साथ क्या दे रखा है, अच्छे अच्छे हमारे पास मैकेनिज्म दे रखे हैं, देख लेते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, है ना, सोच सकते हैं, इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं। खैर मेरा वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक मेरा यही चल रहा है, उस पर ही पहुंचो। हाँ वो कुछ भी सोचे वो एक अलग इशू है कि स्वार्थ सोचें या ये क्यों कहो स्वार्थ सोचें, समाज की सेवा भी सोच सकते हैं, है ना। हाँ क्या जी, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक। डी से ट्रांजिशन कहाँ आ सकता है, पी और एफ में, पी और एफ में ये पॉसिबल ट्रांजिशन है। लेकिन अगर आप फिजिक्स इसकी सीख गए हो तो आप खुद मना कर दोगे, डी से एस में ट्रांजिशन नहीं हो सकता और डी से जी में नहीं हो सकता। अगर ये सीखने लगे तो बस यही तो सिखाना ही था मुझे। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रांजिशन था, सिंगल। किसके लिए था, सिंगल के लिए। और अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करें जब क्या सिलेक्शन रूल होगा, क्या बढ़िया बात है, ये रहेगा। हाँ जी, दिस इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करे। एक ट्रांजिशन से क्या मतलब है, 2p से 2s को ट्रांजिशन बहुत आराम से कह दोगे है, नो प्रॉब्लम। तुमसे कहा जाए 2s से 2p को ट्रांजिशन, नो प्रॉब्लम, पॉसिबल है। ये डबल एक्स से डबल एक्स भी हो रहा है और एल का वेरिएशन भी हो रहा है, ये अलाउड ट्रांजिशन है। जब यहां चीजें, यहां की चीज यहां नहीं मिलती, यहां की चीज यहां नहीं मिलती, उनको मना करते चले जाओ, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहां पर डेल एस बराबर 0 को वायलेट कर रहे हो। फिर आ गए अगली चीज, आपको क्या देखनी है, यहां पे एल का बदलाव 2 दिखाई दे जाए, उसे मने कर दो, एल का बदलाव ना हो उसे मने कर दो। आपको पता चला, आप बहुत आसानी से ट्रांजिशन बता पाएंगे कि कहां कहां पॉसिबल है। आप पेज भर सकते हो कि पैटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी चेंज, ट्रांजिशन समझा सकते हो, लेकिन आप सिलेक्शन नहीं ले सकते किस में, इंटरव्यू में। कब तक, जब तक ये नहीं बता सकते कि ऐसा होता क्यों है। और मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था क्या, कि तुम छोड़ो, देश का 95% 98% फिजिक्स नहीं बताती इसका जवाब। हाँ जी, मुझसे सुनोगे, क्यों जी, तुमसे पूछना इसलिए जरूरी है कि अगर तुम्हें सीधा बता दो ना कोई चीज, तो तुम ये सोच रहे हो, तुम उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ समझोगे। जब टीचर बच्चे से ये पूछ रहा होता ना, बता भाई, तो उसे ये बताने का प्रयास कर रहा होता तुझे आता नहीं है, फिर उससे कहता चल बता, जैसा भी उल्टा सीधा बताए। एक और चीज चलता है, सर आता तो नहीं, गैस लगा लूं, वो भी चलेगा, गैस लगा लो। एक मेथड पता क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्के लगाओ, है ना। एक फिजिक्स लिखो, जैसे मैं तुमसे कहूंगा हिट एंड ट्रायल मेथड पे एक फिजिक्स लिखो कि मैं तुक्का लगाता हूं, फिर मैं कहूंगा ठीक है लगा दिया, इट्स ओके। अब इन तुक्कों से सेटिस्फाई करो मुझे,
थोड़ी देर बाद में कहोगे सर तुक्के सब गड़बड़ है हमारे, हमारा सही ना बैठ रहा। हाँ जी, कोई नहीं बताएगा। मैं इसे रब कर दूं? अभी हमारा सिलेक्शन रूल पर डिस्कशन है। कौन सा सिलेक्शन रूल चल रहा है? क्यों जी? अभी तो एल पे तीन पे ही चला है अभी। हाँ जी, बताओ लेपोर्टी रूल। आज का तो मैं बेस्ट कंसेप्ट सिखाता हूं। कहूंगा कि अगर मैं इस लेक्चर को याद रखना चाहूंगा अपनी जिंदगी में, तो इसलिए याद रखना चाहूंगा कि जो मैं तुम्हें अब सिखा रहा हूं। एक चीज तो तुम्हें ये सिखाता हूं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करें तो सिलेक्शन रूल क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन करें तो कैसे चेक करोगे, ये भी तुम्हें सिखाई देता हूं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं, उनके लिए सिलेक्शन रूल जो होगा वो डेल L1 की वैल्यू +-1 और डेल L2 की वैल्यू 0 +-2 होगी। और जो यहां डेल L आएगा, जो हमारा डेल L1 प्लस डेल L2 आएगा, ये सदा बदलाव ऑड होना चाहिए। ये होता है 2 इलेक्ट्रॉनों के ऊपर सिलेक्शन रूल। If there are 2 electrons, one electron is stay in any state, another electron is another state, और वो क्या कर रहे हैं, ऊपर की स्टेटों से नीचे ट्रांजिशन कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, क्योंकि बगैर एग्जाम्पल के समझ नहीं आती चीजें। जैसे तुमसे कहा कि 4s 3d में इलेक्ट्रॉन हैं, इसका सिंपलेस्ट मतलब ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन 4s स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन 3g स्टेट में। अब आप इससे पूछो कि भैया एक सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन रूल का पालन करना है इन्हें, और कहाँ आना है, नीचे की स्टेटों में। तो अब इनसे आप पूछोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन ये कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो जब आप इसकी बात को कहोगे +-1, तो आपके पास में विकल्प सीमित हुए। 4s वाला इलेक्ट्रॉन, आपको समझना मेरी बात को, 4s वाला इलेक्ट्रॉन 3p स्टेट में आ सकता है, कोई वाइलेशन नहीं है। क्यों वाइलेशन नहीं है? कि तुम देखो ये बदलाव आ गया +-1 का, और +-1 में कुछ भी नहीं है। इधर से इधर देखोगे या इधर से इधर देखोगे, एक तरफ को +1 दिखेगा, एक तरफ को -1 दिखेगा, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब इनिशियल और फाइनल मानने वाली तो बात है कि बदलाव कैसे देख रहे हो, इनिशियल माइनस फाइनल का या फाइनल माइनस इनिशियल का, इट डज नॉट मैटर, +- में ही कवर हो जाएगा वो। तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये वायलेट नहीं हुआ? इसका L 0 था, इसका L 1 था, तो इन दोनों में बदलाव अगर इधर से इधर देखोगे तो 1 - 0 हो गया, इधर से इधर देखोगे तो 0 - 1 हो गया। तो ये कहाँ वायलेट हुआ? ये तो ओबे हो रहा है। अब 3G पे गए, तो अब 3G के पास जो चॉइस है वो देखनी है हमें। क्या चॉइस है भाई? ये 3G से जो आ सकता है, अब इस 3G से इसके पास विकल्प हैं, या तो ये 2D में आ जाए, ये तो बदलाव ये हो गया, और ये यहां D से S में आ सकता है, 3P 2S में आ सकता है। ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। अभी नहीं समझ पाई बात? कैसे संभव है? यहां तो बदलाव 1 का हो ही गया ये, और यहां पे बदलाव क्या देख रहे हो, यहां तो ये 0 का हुआ और यहां 2 का हुआ, तो ये दोनों कहां के 100 पे हो रहे हैं? हाँ, जाओ उधर भी जा सकता है, लेकिन आपके पास 3G से नीचे की स्टेटों में तो से आना ही पड़ेगा। तो क्या G विकल्प बनेगा? मैं कहूंगा नहीं बनेगा। ये आप इमिशन समझा रहे हो, एब्जॉर्प्शन नहीं। आप कहोगे कि 3G से 2G में आ सकता है, तो मैं कहूंगा 2G एग्जिस्ट ही नहीं करती। कहां करती है 2G एग्जिस्ट? स्टेट एग्जिस्ट भी तो करे, काल्पनिक थोड़ी सोच लोगे कुछ भी। अब आप अगर इस चीज को सीखने लगे हो कि ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को सीखने लगे हो।
सो गए या जग रहे हो? जगे रहो भाई, सो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। सोने और जगने का ही तो खेल है, अब तक सो ही तो रहे थे, क्यों जी? अगर आप क्या सो गए तो फिर जीवन भर सोते रह जाओगे। ये बहुत तपस्या है जो तुम्हें बताई जाती है, पढ़ाना एक तपस्या है। और जो आज बात बता दी गई, हो सकता है वो आगे 10 साल तक भी मुंह से ना निकले। टीचर का कुछ नहीं पता है, जो जहां जिस दिन बोल जाता है, हो सकता है जीवन में उसका नंबर कहीं 20 साल में ही आए, और कई बार वो ना भी आए, इसलिए उसी दिन पकड़ लो। ये कब था? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे। तुम कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला? 1 1। अब इनके ट्रांजिशन दिखा रहे हो, कहां कहां पॉसिबल है। ये जो मैं कह रहा हूं, अब देखो इसका देखना, इसका एल निकालना, कितना बना? 2 क्या है, देखो इसका 0, 2 ही तो बना, और इसका टोटल एल निकालना, क्यों जी? इनमें बदलाव तुम्हें और नहीं दिख रहा? या मैंने लिखा है डेल एल का बदलाव सदा और जाना चाहिए। अंतर करोगे या एडिशन करोगे, ओडी आएगा। अगर 2 - 3 ऑड है तो 2 + 3 भी ओडी आना है, इसमें कोई शक है या? 4s से बिल्कुल पॉसिबल है, 4s से 2p में भी आ सकता है। और तुम्हें साथ साथ एक और बता दूं, यही पॉसिबल नहीं है। या इस वाले पे ये सिलेक्शन रूल लगा दो, दूसरे वाले पे फिर ये लगाओ, यू हैव बोथ द चॉइस। अब भी नहीं समझ रहे बात भाई? तुम्हारे पास ये तुमने 4s 3g लिया, कौन कहता है कि 4s से 3p में लाने का मतलब तो हम इसको वो करना चाहते थे, हम तो इसको पहले करे थे, दूसरे वाले से वो भी कराए ले रहे हैं। जब 4s से ये वाली कंडीशन सोबे करोगे तो ये 3s कहोगे, ये कंडीशंस, और 3g से फिर कहां आओगे बताओ? ये तो ये आ गया, 3g से 3p में आ जाओ, ये एक ट्रांजिशन पॉसिबल है। ये बेसिकली क्या हुआ, अब ट्रांजिशन सिंगल इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा, अब 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन कूद रहे हो, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक ही साइमल्टेनियसली उस पर कूदते हैं, तब ये वायलेशन नहीं है। यही तो यहां पे समझाया जा रहा है, ये हो रहा 0। ये सिंगल के केस में संभव नहीं। अगर तुमने कहा एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3s में ट्रांजिशन कर रहा, मना कर दो, यहां मना मत करना, यहां संभव है। ये तो सिखा रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉनों में संभव है, इसलिए सिलेक्शन रूल चेंज होते हैं, कंडीशनल चेंज होते हैं। अब सवाल क्या बचा? अब मैं इस पर ज्यादा लंबा डिस्कशन दूंगा तो ये खत्म थोड़ी होगा ही नहीं, मैं तो बताता ही रहूंगा, तो मैं 2 घंटे लेक्चर देता रहूंगा इस पर, क्यों जी? तुम यहां ज्यादा देर रुकना भी नहीं चाहते, थक जाओगे थोड़ी देर बाद। सीख गए ये? अगर 2 इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो एक के लिए सिलेक्शन रूल, अगर डेल L1 की वैल्यू +-1 है तो दूसरे के लिए डेल L2 0 +-2 होगा। एक अगर एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता तो उसका डेल L सदा +-1 होगा, एक सदा डेल S की वैल्यू 0 होगी। सिंगलेट से सिंगलेट, डबलेट से डबलेट, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन होते हैं। सिंगलेट से डबलेट, सिंगलेट से ट्रिपलेट, इसमें ट्रांजिशन नहीं होते। ये चीज तुम्हारे माइंड में रहनी चाहिए। क्वांटम नंबर पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में नहीं जा सकता लोअर से, और फोटोन इमिट करके, एब्जॉर्ब करके तो जा सकता है। एक चीज तुम्हारे दिमाग में ये रहनी चाहिए, अगर ये रह रही है तो तुम सही दिशा में जा रहे हो। मैंने कहीं लिखा ही नहीं होगा, इसलिए ऐसा। तुम्हारी जो बात है, आई एग्री। आप जैसे क्या दिखा रहे हो, कह रहे हो कि 4s से 1p में दिखा दो, क्या 1p एग्जिस्ट भी करती है? मैंने कर दो, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, अगर एग्जिस्ट करती तो कर जाता।
अभी बात पे पहुंच गए यहाँ तक तो सही पहुंचे। ये सिलेक्शन रूल क्लियर हो गए नहीं हुए? अब सवाल एक बचा रह गया, वो अनुत्तरित है अभी। कौन सा? पैटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी चेंज, उसका जवाब दो। क्यों जी? जो सो गए हैं वो जग जाएं, क्योंकि अभी तक तुम सो ही रहे थे। मैं कोशिश क्या कर रहा हूं? सोते हुए को जगाने की, है ना। हाँ जी, कौन बताएगा जवाब? क्या क्वेश्चन है? पैटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी चेंज का जवाब दो, क्यों बदलती है? कोई क्वेश्चन में जवाब देगा? चलो, बहुत बड़ा जवाब तो मैं भी नहीं दे रहा, एक संक्षिप्त सा जवाब देता हूं। संक्षिप्त सा जवाब समझते हो? बड़ा जवाब तो इसका आएगा 1 घंटे में, और संक्षिप्त जवाब आएगा 5 मिनट में। तो 5 मिनट वाला 10 मिनट वाला जवाब देता हूं, जहां तुम्हें हिंट करूंगा मैं कि इसका आंसर कहां ढूंढो। आंसर बता नहीं रहा, आंसर ढूंढवाने के लिए कह रहा हूं, यहां ढूंढो, वो तुम्हें हिंट है। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया, यहां इसका एल था कुछ भी, L1। यहां इसका एल का मतलब तो समझते हो, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स ये कहती है कि भाई यहां अगर इसका L1 ये था, तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें पता है। तुम कहोगे सर यहां कितना हुए, तो मैं कहूंगा L1 प्लस 1 h कट। ये L2 है, ये कितना है? यही तो हुआ, इन बातों में कोई डाउट हुआ? अब इलेक्ट्रॉन यहां से कूदा और ये यहां से यहां कूद गया, और फोटोन खुद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रखता है। अगर तुम्हारा यहां भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेम है, यहां भी सेम है, ये ले भी गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को वायलेट कर दिया तुमने। मेरी फिजिक्स मुझसे ये कहती है कि अगर ये फाइनाइट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कौन ले जाएगा, यहां से फोटोन आया, क्या कर गया? इन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस को कैरी ऑन कर गया। इस एनर्जी डिफरेंस को कैरी नहीं करता, बल्कि जो एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस होता है उसको भी कैरी करता है। और अगर दूसरे शब्दों में क्या कहूं, क्योंकि वो एक फाइनाइट एंगुलर मोमेंटम रखता है फोटोन, अगर तुमने उसे वो प्रोवाइड नहीं किया तो वो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन वायलेट कर दिया तुमने। तुमने क्या कहा, सुनो ध्यान से, यहां एंगुलर मोमेंटम और यहां सेम है, और ये एंगुलर मोमेंटम कैरी कर रहा है, कहां से ले जाएगा? अलग अलग होने चाहिए, उसके बीच के डिफरेंस को तभी तो कैरी करेगा। और अब कोई फोटोन ऐसा होता नहीं जिसका एंगुलर मोमेंटम शून्य हो। सो गए सब, नींद आ गई सब है। When the electron makes the transitions from higher energy states to lower energy state, then it emits the photon which carry the energy which is the difference between two energy and eigenvalues. जो दोनों के बीच की एनर्जी आइगन वैल्यू का डिफरेंस है, that is carried by the photons. When an electron makes the transition from one state to another state, then photon also carry a finite angular momentum. And this finite angular momentum कहाँ से आता है? इस एनर्जी डिफरेंस जो हमारे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस होता है उसके बीच के डिफरेंस को कैरी ऑन करता है। और दुनिया का कोई भी ऐसा फोटोन नहीं बना जिसका एंगुलर मोमेंटम शून्य हो। अगर यहाँ पे भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेम है, यहाँ पे भी सेम है, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का एंगुलर मोमेंटम शून्य हो गया अगर दोनों जगह सेम है। और शून्य ले नहीं जा सकता क्योंकि फाइनाइट रखता है। तो जवाब तो मैंने दे दिया, अब तुम इसे इंटरप्रेट तुम करना, इससे ज्यादा जवाब दूं नहीं।
क्योंकि इससे आगे का तुम्हें सोचना। लेकिन जवाब मैंने बता दिया तुम्हें कहां से आता है इसका। और दो जंपिंग इलेक्ट्रॉनों में भी मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, हर चीज किसी ना किसी कॉन्सिक्वेंस से होती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ आर्बिट्री तौर पर हो गया, कुछ भी आर्बिट्री तौर पर नहीं होता, उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है, इसलिए होता है वो। और साथ साथ में तुम्हें यह भी बता दूंगा कि माइनस प्लस का अंतर भी ढूंढना, वो तुम्हें कहीं पोलराइजेशन में मिलेगा उसका आंसर। पोलराइजेशन में जो मिलेगा उसका आंसर ऐसे मिलेगा कि अगर हमारा डेल का मतलब +1 के साथ बदलाव हो रहा है और -1 का हो रहा है, अगर एक तरफ को लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज फोटोन निकल रहा है तो दूसरी तरफ को राइट सर्कुलर पोलराइज फोटोन निकलेगा। प्लस माइनस के साइन भी चेंज होते हैं। फिजिक्स इतनी आसान थोड़ी है जितना तुम सोच के पढ़ते हो, इससे कुछ ज्यादा डीपर होती है। अगर डेल का बदलाव +1 हो रहा है और डेल का बदलाव -1 हो रहा है तो फोटोन जो निकलेगा वो दोनों केसों में सेम तरीका का नहीं होगा, उसकी नेचर ऑफ फोटोन चेंज होगी। अगर लाइट फोटोन पोलराइज फॉर्म में निकल रहा है और पोलराइज में आपको पता चल रहा है लेफ्ट पोलराइजेशन एक तरफ आ रहा है तो राइट साइड आएगा, 180 का फेज डिफरेंस का मतलब होता है उससे। तो इनके पीछे सबके पीछे फिजिक्स होती है, लेकिन इन्हें सर्च करने को समय देना पड़ता है। ऐसी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट कराते हैं या वो डिस्कस करते हैं कि क्यों हो रहा भाई। आप अगर लेपोर्टी रूल नहीं जानते तो आप सेलेक्ट कभी नहीं होगे, लेकिन लेपोर्टी रूल आपको अकेला सिलेक्शन नहीं दिला सकता। अगर आप ये बताने की स्थिति में हैं कि लेपोर्टी रूल का पालन इसलिए करना पड़ता है तो इंटरव्यू पैनल आपको मानता है कि आप सोचते हैं। वो अलग बात है कि आप नहीं सोच रहे, सोच में रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें कोशिश तो कर रहा हूं कि तुम सोचना शुरू करो। फिजिक्स एक असाधारण सब्जेक्ट है, दिस इज नॉट ए सिंपल सब्जेक्ट। ये एक असाधारण सब्जेक्ट इस सेंस में है कि इसमें फिनोमिनाओं की भरमार है, और फिनोमिना नहीं आने चाहिए, फिनोमिना क्यों हो रहे हैं वो आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि क्यों आ रहे हैं तो फिर कैसे तो आप अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो, आप कैसे अच्छे फिजिसिस्ट बन सकते हो। आगे जाके क्या होगा, रट कर पास हो गए, क्लासों में जाके यही कहोगे हम भी रट कर पास हो गए थे, तुम भी रट कर हो जाओ, क्यों नहीं। पोलराइज का मतलब ये होता है कि फोटोन देखो इस तरीका से जैसे निकला, एक फोटोन ऐसे निकल रहा है, उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे रोटेट करता है, तो उसका दूसरे का इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होगा वो ऐसे निकलेगा। अगर ये डेल एल बराबर +1 के करस्पॉन्डिंग निकला है तो ये डेल एल बराबर -1 के करस्पॉन्डिंग निकलेगा। ये इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर रोटेशन है। पोलराइज वेक्टर का मतलब ये होता है कि जो उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है वो जो रोटेट करता है, जो उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर का प्लेन कन्फाइंड करता है, वो पोलराइजेशन होता है। फिजिक्स अनपोलराइज्ड लाइट का जो मतलब होता है वो ये होता है जिसके इलेक्ट्रिक वेक्टर रैंडमली कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर जाए, उसको हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। और अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर कन्फाइंड हो जाए उसे कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक वेक्टर पूरा रोटेट कर जाए, सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है, उसे कहते हैं सर्कुलर पोलराइज्ड। इलेक्ट्रिक वेक्टर इलिप्टिकल फॉर्म में रोटेट कर रहा है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड। उसमें भी इलिप्टिकल पोलराइजेशन में फिर लेफ्ट इलिप्टिकल राइट इलिप्टिकल पोलराइजेशन होता है। मेरा मतलब केवल इतने से था कि दोनों केसेस के अंदर अगर फोटोन, इन केस कह रहा हूं मैं, अगर फोटोन निकलता है, इसमें फोटोन अगर ऐसा निकलता है तो दूसरे में ऐसा निकलेगा। इसका मतलब ये होगा एल के बदलने से पोलराइजेशन की डायरेक्शन चेंज होती है, सब जगह सेम नहीं आता रिजल्ट। मैं बहुत डीप में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया तुम्हें दे रहा था। तुम ये मत सोचो कि ज्यादा डीप में जाकर बताया है मैंने, बहुत इससे कम ब्रीफ में बता नहीं सकता था। अब हमें क्या करना है, एक हमारे पास सिलेक्शन रूल किसके लिए हो गया, एक बचा बस। एल की कहानी हो गई, और किसकी हो गई, एस की कहानी हो गई, एन के लिए कहानी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हो गई। फिर तुम्हें ये रीजन समझाने का प्रयास कर रहा था जहां पे ये बता रहा था क्यों हमारा एल बदलना चाहिए। जब आप पैरिटी ऑफ द कॉन्फिगरेशन मस्ट बी चेंज में ही है, पैरिटी ऑफ द कॉन्फिगरेशन मस्ट बी चेंज का मतलब है एल बदलना चाहिए। एल तब बदलेगा तो एल बदलने से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बदलेंगे। उन दोनों बीच के एनर्जी लेवल को फोटोन लेता, क्योंकि फोटोन एक क्या करता है,
एक फाइनाइट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैरी करता है। एक चीज मैं बता दूं, आप ओवरऑल एनालिसिस में देखेंगे तो आपके लिए एल इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा, जे इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि अब हम जे की बात करेंगे। एक मोशन में क्या हुआ, ऑर्बिटल मोशन हुई, एक मोशन स्पिन हुई, उनको तुमने अलग अलग डिस्कस किया। और एक तीसरी क्या है, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। और स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन यहां पे वीक है, वीक ऑर्बिटिंग, वीक स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन है। वीक क्यों है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पैदा तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये एलएस कपलिंग लाइटर एटम्स में मिलती है, और लाइटर एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं कम। जब इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो करंट कम पैदा होगी, करंट कम पैदा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड उसके द्वारा जनरेशन कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम पैदा होगा तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है वो वीकर होगा। इससे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस की करस्पॉन्डिंग एनर्जी चेंज कम आएगा। इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होता है, वीक होता है। स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट, आपस में स्पिन में जो इफेक्ट होता है वो आपस में ज्यादा जुड़ता है, एल आपस में ज्यादा जुड़ते हैं, लेकिन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वीकर होता है। तो अब आपके लिए चौथा क्वांटम नंबर कौन सा बचा? देखो अब चार क्वांटम नंबर कौन से हो गए? एक एन था, एक एस था, एक एल था, और अब एक जे होगा। बात नहीं समझ पाए? अब तुम्हारा चौथा जो क्वांटम नंबर है वो जे होगा। जे में क्या होगा कि डेल जे की जो वैल्यू है वो हमारी रहती है 0 ± 1, लेकिन 0 से 0 में ट्रांजिशन नहीं होता। जे 0 तो बदल सकता है। अब इसका मतलब समझाई देता हूं तुम्हें, इसका मतलब भी समझो और एग्जाम्पल से समझा करो। आप कोई बात नहीं, हो जाने दो, अब तो ये मुझे पूरी करनी है। बेसिकली क्या होता है, जब मैं रात को अच्छे से सो लेता हूं ना तो मेरा मन करता है सुबह फिजिक्स बोलने को। अब तुम्हें मैं पता है कब की से नहीं पढ़ा रहा, तुम सोच रहे हो, अब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था तुम्हें। अब मेरा जी पता है किसमें रहता है, कम की से पढ़ाने में कम लगता है, फिजिक्स पढ़ाने में ज्यादा रहता है। लेकिन ये फिजिक्स तुम्हें नौकरी नहीं देगी, तुम्हें तो सॉफ्टवेयर वाली फिजिक्स चाहिए जिसमें क्या हो। क्यों जी? सिलेक्शन, और वो भी कितना जल्दी? हाँ जी, 3 महीना बस तो तुम्हारा ये कर रहा, 15 दिन पढ़ के ही हो जाए। क्यों जी? देश को ऐसे भविष्य, अगर ऐसे प्रोफेसर बनेंगे कि जो 15-15 दिन की फिजिक्स पढ़ के प्रोफेसर बनेंगे, तो सोचो वो बच्चों को आगे क्या बनाएंगे। क्यों जी? जब मैं यहाँ लेक्चर दे रहा होता हूँ तो मैं फ्यूचर के प्रोफेसर देख रहा होता हूँ, साइंटिस्ट देख रहा होता हूँ, देख रहा हूँ कि फिजिक्स इनके हाथ में जाने वाली है। और कई बार फिर फिजिक्स पर दया आ रही होती है कि किन के हाथ में जाने वाली है। सर अगर कहीं पे किसी का सिलेक्शन भी हो रहा होगा ना, तो वो आपको जानते होंगे तो चाहिए वो है जो 2-3 महीने में, चलो फिर ले। बेसिकली दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने इस प्रोफेशन को करो। प्रोफेशन से मेरा मतलब अपने सब्जेक्ट को करो। दुनिया की हर चीज तुम्हें इसमें ही दिखनी चाहिए। क्यों? पहचान, नाम, सम्मान, जिंदगी, और जिंदगियों को प्रभावित यही करेगी। जब हम पीजी कर रहे होते हैं तो हम पीजी केवल तब करें जब हमारा उस सब्जेक्ट में पैशन हो। क्यों नहीं? देश को जरूरत नहीं है अच्छे टीचरों की, बहुत जरूरत है। थोक के भाव में चाहिए हमें देश में अच्छे टीचर। और कितना खराब लगता है ये टीचर मुझे जब लिखा आता है NFS, कोई भी सूटेबल फाउंड नहीं मिला। तो कहां पहुंच गई हमारी फिजिक्स, कहां, कैसे लोगों के हाथ में। अब इसको कैसे खत्म करोगे? सब चीजें बोलना शुरू करो। क्या होता है, कहीं ऊपर से थोड़े उतर कर आते हैं, सब यहीं से सीखते हैं। बुकों में दिमाग लगाओ, समय लगाओ, टीचर से इंटरेक्शन करो, अपने सारे शौकों को मार कर फिजिक्स पढ़ो। मैं समझा दूं, एक दो केस समझाता हूं, फिर तुम्हारा ये सिलेक्शन रूल खत्म। और पता है अप्लाइड कंसेप्ट तो कहीं आगे आएगा, आप यहां रह गए। अब आएगा अगली वीडियो में, क्या आता है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करोगे। उसमें मैं सारे अप्लाइड पे लूंगा एक वीडियो पूरी। कौन सी कपलिंग पे? LS कपलिंग अप्लाइड कंसेप्ट, उसका नाम ही ये दे दूंगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 यही आएगा। अब सुनो ध्यान से, पेनों को रोको और मुझे सुनो। 3p2, यहां से ट्रांजिशन हो रहा है 3
S1 और यहां पे सपोज किया लिखा है 3 और ये लिखा है 2। कितना अच्छा केस बना लिया मैंने, सब कुछ हो गया है। देखो डेल एस 0 है, 3 से 3 में जा रहा है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में पास। एल का बदलाव 1 आ रहा है, जे का बदलाव 1 आ रहा है, एन का भी सब सही चल रहा है। कितना बढ़िया सूटेबल केस है, ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब आपसे कहा जाए 3p2 2 और यहां कह दिया जाए 3p1, यहां कह दिया जाए 3 हाँ जी 3d3 3p3। अब आपसे कहा जाए भाई बताओ ये वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो कुछ वायलेशन हुआ, ये पॉसिबल है। हाँ जी लेपोर्टी रूल पालन हो गया, डी से पी में ट्रांजिशन पॉसिबल है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में हो गया, पालन हो गया, और डेल जे 0 आ रहा है यहाँ। लेकिन पता क्या होगा, एक चीज और सोचना, ये भी देखना कि एग्जिस्ट करती भी है एस्केप नहीं करती। अब जैसे तुमसे कहा जा सर ये कैसे देखें, तो ये भी सीख लो। हमने देखना भाई 3p3 पॉसिबल है या नहीं है। कैसे चेक करोगे, p के लिए l की वैल्यू निकाल लो, 1 है, s कितना है 1 है, ये एग्जिस्ट ही ना कर रहा। j की वैल्यू 3 हो सकती है, 0 1 2, तो 3p3 के लिए तुम मना ही कर दो, ये ट्रांजिशन कहां से होगा, इसके की पॉसिबल ना। तुम्हें ना पता चला, इसलिए तो मैंने केस उठाया। ये पता चला इसके एग्जिस्ट ही ना कर रही थी, तुम ट्रांजिशन दिखा रहे थे। भगवान ही मालिक है। क्यों? क्योंकि आपने पता क्या किया, सेलेक्टिव लिसनिंग कहते हैं इसे। सेलेक्टिव लिसनिंग क्या हो गया, अब आप केवल 3 चीज देख रहे थे, 4 चीज। एक देख रहे थे एन, एक देख रहे एल, एक देख रहे एस, और एक देख रहे जे, और ये क्या भूल गए कि वो स्केच की एग्जिस्ट ना करते। ये स्केच पॉसिबल है, 3p0, 3p1, 3p2। और आपसे कहा जाए, देखो अब ये बन गया क्वेश्चन, कहता है इनमें से कौन सी स्केच पॉसिबल नहीं होगी। अब बन गया क्वेश्चन, ये पॉसिबल नहीं। क्यों? जे की वैल्यू 3 पहुंच ही नहीं रही, 2 तक जाएगी, ये पॉसिबल है। ठीक गए? बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसे नहीं चलती फिजिक्स हवाबाजी में। पता चला ये 4 फिजिक्स के लोग क्यों अलग से दिखते हैं, ये दिखते हैं कि वो 4 एस्पेक्टों पे नहीं सोचते, 6 पे सोचते हैं एक साथ। अब आपने 4 पे सोचा, सवाल गलत हो गया, तो 5वां एस्पेक्ट भी सोचना कि पॉसिबल था भी या नहीं था। पता चला वो पॉसिबल नहीं था, कह रहे ट्रांजिशन पॉसिबल है। अरे भाई इसके की पॉसिबल ना तो ट्रांजिशन कहां से आएगा। यहां इस पे अगर आप देखना चाहें तो आपको ये पता चलेगा कि आपने यहां से लिखा कि यहां आपसे कहा 3s स्केच पॉसिबल है या नहीं है, पता ना। तो मैं सिखा रहा हूं स्केच पॉसिबल चेक कैसे करते हैं। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अब आपसे कहा जाए 3s स्केच पॉसिबल है या नहीं है, मना कर देना। सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 से ऊपर हो नहीं सकता। अब वो कहता सिंगल इलेक्ट्रॉन है लेकिन आपको स्पिन नहीं लेनी है, तब भी है यहां 2 भी नहीं लिख सकते, फिर 3 भी नहीं लिख सकते, केवल आप 1 लिख सकते हैं ऊपर। चीजों को इलोबेशन में समझो। इलोबेशन पता किसे कहते हैं, स्टेटों की पॉसिबिलिटीज को चेक करना सीखो। पता मैं क्या सीख रहा हूं यहां, तो मैं पढ़ाते में सीख रहा हूं। कभी आप स्टेटों की पॉसिबिलिटीज को नहीं चेक करना जानते कि स्टेट कौन सी पॉसिबल होती है कौन सी नहीं होती। आपने कहा कि भाई 2d, यहां से आपने लिखा 2d3 आ रहा है, एक स्टेट ही आ रही है। आप मूलभूत फिजिक्स जानते ही नहीं,
आपको पहले ये चेक करना आना चाहिए इसका एक पॉसिबल भी है नहीं है। तो आपको पता चला टी के लिए एल की वैल्यू ले लो, पहले 2 होगी, स्पिन यहां से हाफ होगी, 2s+1 लोगे तो जे की वैल्यू यहां से जो आएंगी l माइनस एस से l+s तक जाएंगी। तो 2 माइनस हाफ का मतलब क्या हुआ, जे कितना हुआ 3/2। अब 2 स्टेट पॉसिबल है इसके करस्पॉन्डिंग। अगर ये नहीं जानते तो फिर कुछ नहीं जानते। अब आप सोच रहे थे कि जे कुछ भी ले लो, जे कुछ भी नहीं ले सकते। एल पहले एल पता हो, फिर एस पता हो, फिर जे की वैल्यू l माइनस एस से l+s तक जाती है, ये पता हो। तो आपको ये पता चला कि रेस्ट्रिक्शन यही थोड़ी है, काल्पनिक इमेज स्केक देती लेकिन वो स्केक ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसको तो तुरंत रिजेक्ट करो कि ये तो पॉसिबल ही ना। अब आपसे कहा गया भाई ट्रांजिशन करा दो, आपसे कहा गया 2t3 से 2p3 को ट्रांजिशन कराना 2p2। अब अगर तुम फिजिक्स नहीं जानते तो पता तुम क्या लगाओगे, ये लेस 0 हो गया, एल की वैल्यू सही चल रही है 1 बदली है, ये भी बदला है, पता चला ये इसकी एक पॉसिबल ही ना हो रही ना ये पॉसिबल है, चल रहा तुम्हारा काम बढ़िया। नहीं समझे बात? यस, स्केट को पॉसिबल चीज को चेक करना है वेदर दीज स्केट्स आर पॉसिबल और नॉट, और नहीं है तो फिर उसके बाद देखोगे जाके। पहले स्केट की पॉसिबिलिटी को चेक करना सीखो। अब आपको सिखाया मैंने 2t में केवल 2 ही पॉसिबल है, 2t 3/2, 2t 5/2। तो आप जब ये क्वेश्चन बनाएंगे तो यहां लिखेंगे 2t 3/2 या 2t 5/2। अब लिखते अच्छे लग रहे हो तुम, क्योंकि अब तुम चीजों को सीख गए कि ये स्केट पॉसिबल है। अब फिर आगे जाओ, अब यहां पे आपने लिखा, बातें नहीं, बातें बिल्कुल मत करो, 2p। अब यहां पे देखो कि यहां क्या लिख रहे हो, आपने यहां लिख दिया कि 2p2 लिख दिया। अब आप पहले ये देखो कि 2p के साथ में पॉसिबल चीज क्या है। तो यहां से पता चला स्पिन तो हाफ है, एल हमारा 1 है, तो जे की 2 वैल्यू हो गई। तो ये इसके 2 पॉसिबल आई, 2p हाफ ये आई। अब यहां ट्रांजिशन में यहां दिखा सकते हो क्या, 2p हाफ और 2p 3/2, ये एक साथ लिख दिया मैंने। अब ये संभव है कैसे संभव है, देखो डेल एस 0 हुआ, डेल एल की वैल्यू 1 बदली, डेल जे 3/2 से हाफ में गया 1 बदला, तो 3/2 से 3/2 में 0 बदला, दोनों ही पॉसिबल थे। तो यहां से ट्रांजिशन 2t 3/2 से 2p हाफ में भी संभव है और 2t 3/2 से 2p 3/2 में भी संभव है। अब भी नहीं समझे बात, पहले एस लो, कहां से निकालोगे, ऊपर जो स्केक लिखी होती है कहां, यहां, ये 2s+1 की वैल्यू होती है, तो 2s+1 है 2 हो गया, स्पिन हाफ हो गई। यहां एसपीडीएफ स्केच के लिए एल की वैल्यू निकाल लो, कितनी, एस के लिए L0, पी के लिए L1, डी के लिए L2, एफ के लिए L3। फिर जे निकालो, कहां से कहां तक ले जाओ, L माइनस एस से लेके L+s, स्केच तय हो गई। फिर लगाओ कौन सा रूल, सिलेक्शन रूल। जब तक स्केच ना निकाल लो सिलेक्शन रूल मत लगा देना सीधा, नहीं तो सवाल गलत ही करके आओगे। अब आपने लिखा, आपने लिख दिया जी एक स्केच मिल रही है 1d 3/2। आप बेसिक फिजिक्स जानते ही नहीं हो, ये स्केच पॉसिबल ही नहीं है, आएगी नहीं ये। जब स्पिन की वैल्यू 0 ले ली और एल की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई, तो यहां पे हमारा हाफ इंटीजर में आ ही नहीं सकता, ये जे आ ही नहीं सकता। अब भी नहीं सीखे, सीख गए तो सही दिशा में चल रहे हो, ना सीखे तो फिर बेकार ही जा रहा था सब मामला, क्यों जी। तो इनके सिलेक्शन रूल और 0 से 0 का मतलब समझ रहे हो। पहले आपको 2 केस ऐसे बनाने होंगे जहां पे j बराबर 0 पॉसिबल हो, और फिर 0 से 0 का ट्रांजिशन का मतलब यह हुआ कि फिजिक्स यहां छिपी हुई है उसकी, कि यहां भी j 0 है, यहां भी j 0 है, और कैपिटल जे यहां भी 0 है, कैपिटल जे 0 यहां है, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कर रहा है, फोटोन जे भी ले जा रहा है। कैसे संभव है भाई, यस, फिर उसे वाइलेशन कर दिया, वहां से आपको फिजिक्स से पता चलेगी।
तो फिजिक्स तो कहीं ना कहीं खो जाती है, इंसान को क्या कर देती है, खोने को मजबूर करती है। इतने फिनोमिना और इतनी सारी चीजें होती हैं। जब आप इस कॉम्प्लिकेशन को समझोगे, चीजों को समझोगे, तो सबसे पहले कंफ्यूजन पैदा होते हैं और धीरे धीरे कंफ्यूजन खत्म होते हैं। और कंफ्यूजन जैसे जैसे कम होते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे हम अच्छे इंसान बनते हैं। और दुनिया के अंदर जिसको कंफ्यूजन नहीं है वो भगवान हो गया है ना। क्योंकि जिंदगी में तुम जितना अंदर डीप में जाने की कोशिश करोगे, जितना भी ज्यादा जाने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको अपनी लाचारियां महसूस होने लगेंगी, कुछ और दिख जाए मुझे। क्यों? परसेप्शन करने का, जब हमें कंसेप्ट समझ में आने लगते हैं तो हमारा अगला विचार परसेप्शन होता है कि चीजें सोचें, हम सोचें कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है। और जब हम सोचने लगते हैं, खासतौर से एटॉमिक और न्यूक्लियर डायमेंशन पे, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि काश ये आंखें ऐसी होती कि उससे न्यूट्रॉन दिख जाए, काश आंखें ऐसी होती जिसे प्रोटॉन दिख जाए, काश ऐसा होता कि उसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता हुआ दिखे। क्योंकि जब आप टीचर बनोगे, छोटे बच्चों के टीचर बने, तो आपको क्यूरियोसिटी ज़्यादा फेस करनी है। क्यों? बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है, उसे खत्म मत होने दो। कलाम साहब कहा करते थे कि स्टूडेंटों को टीचर को फ्री कर देना चाहिए, उनकी क्यूरियोसिटियों को भरपूर जवाब दो। और हम एज ए टीचर ऐसा महसूस करते हैं कि बच्चों की क्यूरियोसिटियों को किल कर देते हैं। कैसे करते हैं किल? डांटते हैं। पहले खुद ही नहीं आता, खुद भी आता है तो ये सोच रहे होते हैं कि अगर ये बच्चे सवाल ही पूछते रहे तो कोर्स कैसे खत्म होगा। ये तंग भी कर देंगे। तंग क्या, पता तो जब चलेगा भगवान। 9th और 10th के बच्चे जिस समय ग्रो कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में जो क्रिएटिविटी पैदा होती हैं और जो क्यूरियोसिटी उनकी होती है, जब तुम उन्हें पूरा करने का प्रयास करोगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि बहुत बहुत मुश्किल होता है बच्चों की क्यूरियोसिटी का। क्योंकि बच्चा तुम्हारे सामने ला के रख देगा, दिखाओ इसमें एटम कहाँ है, दिखाओ इसमें नाभिक कहाँ है। मैं क्यों मानूं? मैं तो नहीं मान रहा, इलेक्ट्रॉन चल रहा। फिर तुम उसे कैसे हैंडल करते हो? कई बार टीचर इरिटेट होकर डांटता है उसे, बहुत जोर से कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया है ना। और वो ऐसा दबाव बना देता है बच्चे पे कि वो बच्चे की भी क्यूरियोसिटी किल हो जाए और बाकी की भी किल हो जाए। लेकिन अच्छा टीचर बने रहने के लिए क्यूरियोसिटियों को पैदा करो और जवाब देने के लिए कह दो भाई लेक्चर दे लेने दे, उसके बाद बात करेंगे। फिर उनके साथ इंटरेक्ट करो, उन्हें बैठा लो पास में और फिर बात करो उनसे। तुम्हें बच्चे सिखाएंगे। टीचर नहीं बनता है, टीचर को बच्चे टीचर बनाते हैं। आप उनकी क्यूरियोसिटियों को उनसे सुनते हैं, आप उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, ऐसी संवेदनाएं कि बच्चे को लगे कि टीचर हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। तो टीचर जब तक सीखता है, और टीचर सदा एक ही चीज़ होती है, सदा स्टूडेंट बने रहना चाहिए। भविष्य के जितने भी प्रोफेसर हैं, क्योंकि इस चैनल से बहुत सारे प्रोफेसर पैदा होते हैं हर साल, बहुत सारे मेरी वीडियो देखते हैं, तो उन भविष्य के प्रोफेसरों से भी मेरा यही कहना है कि वो क्या केवल रखें, बच्चे बने रहें, बड़ा ना करें, खुद को बड़ा ना समझें। ये ना सोचें हम टीचर बन गए तो कुछ अलग से प्राणी बन गए। क्योंकि आप टीचर इसलिए नहीं बन गए कि आपको सब कुछ आ गया है, आप हो सकता है कंपैरेटिवली बेटर हो गए औरों से, लेकिन सीखना एक सतत प्रोसेस है, वो चलता रहता है। और जैसे जैसे आपको थोड़ा सा ज्ञान बढ़ेगा तो थोड़ा सा प्राउड होता है कि हाँ मुझे कुछ आ गया, लेकिन जैसे ही कुछ आना शुरू होता तुरंत से ये महसूस होने लगता कुछ नहीं आता। और बाद में पूरा जीवन के लिए ये जब जीवन तुम्हारा खत्म की तरफ जाएगा, जीवन भर पढ़ के कहोगे यार कुछ नहीं पता चला, 2%, 1%, 0.% भी नहीं सीख पाए फिजिक्स का। इतनी बड़ी फिजिक्स है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर मैं डिस्कशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से आपको बेनिफिट देगा, फिजिक्स कम्युनिटी को इनरिच करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।